Hello class, so I Sashi Gupta going to taking class of BNS and today we are going to start with the provision of theft. Okay, तो चलते हैं भाई आज अपनी क्लास में फिर से। तो स्टार्ट करना है हमें आज थेफ्ट यानी 303 सेक्शन जो कि चोरी, ठीक है। और इससे पहले जो मेन चीज़ है वो है इंट्रोडक्शन। तो भाई ठीक है, चैप्टर नंबर 17 आज हम स्टार्ट करेंगे जो बात करता है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी अभी तक हमने ह्यूमन बॉडी से अफेक्टेड अगेंस्ट जितने भी ऑफेंस थे या स्टेट के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंस थे, पब्लिक अथॉरिटी हो गई या कोर्ट हो गया, तो इनके अगेंस्ट या इनके द्वारा जो भी ऑफेंस किए जा रहे थे उसके लिए हमने अभी तक देखा। उसके उससे जुड़े हुए कौन कौन से ऑफेंसेस हैं और उनके पनिशमेंट क्या है, तो वो हमने अभी तक देखा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ऐसे कौन से ऑफेंस हैं जो कि किसी के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो सकते हैं। देखा जाए तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एक लीगल राइट डिराइव करती हैं किसी भी पर्सन के लिए। तो अगर उसके खिलाफ कोई भी इशू होता है या उसके खिलाफ कोई भी ऑफेंस कोई भी ऐसा एक्ट कमिट होता है जो कि अगले पर्सन को परेशान कर रहा है या उसको अनॉय कर रहा है, तो वो भी एक ऑफेंस में आ ही जाते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि हमारा BNS है क्या। तो द भारतीय न्याय संहिता 2023 ये भाई हमारा इन्फोर्समेंट में आया था 1 जुलाई 2024 में। और ये जो हमारा न्यू क्रिमिनल लॉज है ये रिपील करके लाया गया है हमारे द इंडियन पिनल कोड 1860 को। तो जाहिर सी बात है, जानते हैं कि हमारा IPC जो था 1860 का हमारा लॉ था, काफ़ी पुराना लॉ था, कॉलोनियल एरा का लॉ था। तो उसको चेंज करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि हम देख सकते हैं कि भाई 60 साल क्या, आई थिंक 150 साल से ज़्यादा हो गया है उस लॉ को, ठीक है। तो उसको चेंज करना ज़रूरी था क्योंकि सोसाइटी भी चेंज हो रही है, ऑफेंस करने का तरीका चेंज हो रहा है लोगों का। और आजकल तो हम देख ही रहे हैं कि साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ गई हैं क्राइम के मामले में भी। तो उसके उसके अनुसार हमारा जो BNS है वो नया इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और जो हमारा द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है यानी जो हमारा BNSS है उसमें भी इसके रिगार्डिंग प्रोसीडिंग डाली गई हैं। जैसे कि अगर इसमें जोड़ा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से जुड़े हुए ऑफेंस क्या हैं, तो हमारा BNSS बात करता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई कोई चीज़ें हैं तो उसके लिए प्रोसीडिंग कैसे होगी। तो वो हम चीज़ें प्रोसीजर में पढ़ेंगे और BNS खत्म होने के बाद BNSS ही अगला स्टार्ट होगा मेरा। तो इसके अलावा अभी तक हमने हमारे 2 BNS में हैं वो हमने पूरा कवर कर लिया है, यानी इसमें जनरल एक्सप्लेनेशंस हो गया है, जनरल एक्सेप्शंस हो गए हैं, इसके अलावा अबेटमेंट हो गया है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट और बाई स्टेट हो गया है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हो गया है लाइक मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, और ये जो मिसकैरेज वगैरह होते हैं यानी ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड का पूरा ही हमारा एक चैप्टर रख दिया गया है इसमें। जैसे हमारे IPC में तितर बितर था, मतलब तितर बितर था, सॉरी, इधर उधर था, तो वो चीज़ें इसमें पूरा कंपाइलेशन के रूप में रखी गई हैं। यानी अब वुमेन से रिलेटेड अगर कोई भी ऑफेंस जानना है कि कौन सा ऑफेंस हो सकता है, तो 1 नंबर चैप्टर 5 उठाओ और उसमें जितने भी ऑफेंस हैं अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन आपको मिल जाएंगे। तो उसी को देखते हुए ये जो हमारा BNS है भले ही काफ़ी चेंजेस नहीं हुए हैं उसमें, IPC के अनुसार इसमें पूरा सेम टू सेम है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, बस सेक्शन इधर उधर हुआ है और कुछ नए जोड़े गए हैं। लेकिन एक कंपाइलेशन के हिसाब से उसमें रख दिया गया है। जैसे हमारा IPC था तो उसमें वुमेन के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो उसमें रेप कहीं और दिया हुआ है, मैरिज से रिगार्डिंग कहीं और दिया हुआ है, मिसकैरेज हो गया तो कहीं और दिया हुआ है। लेकिन हमारा BNS जो है इस बात को ध्यान रखते हुए कि मैरिज के अगर वुमेन के रिगार्डिंग वुमेन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस हो रहा है तो उसे एक ही जगह पे कंपाइल कर लें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस हो रहा है तो उसको एक जगह पे कंपाइल कर लें। ह्यूमन बॉडी से अगर कोई रिलेटेड है तो उसको एक जगह कंपाइल कर लें। तो ऐसे ऐसे करके ये जो BNS है हमारा, इसको बहुत ही खूबसूरती से एक तरफ से बनाया गया है। तो आई थिंक अगर हम इसको याद करना चाहेंगे तो ये ईजी रहेगा IPC से ज़्यादा। फिलहाल 1-2 बार अगर 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो ये याद ही हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। आज हमको पढ़ना है हमारा
द ऑफेंस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस हो सकते हैं, लाइक थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गई, डकैती हो गई, इसके आगे हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास आएगा, हाउस ट्रेसपास आएगा, हाउस ब्रेकिंग आएगा, बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हम आगे पढ़ेंगे जो कि एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो सकती है। अब भाई प्रॉपर्टी तो नहीं जाएगी लड़ने, जाहिर सी बात है। तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कोई भी अगर ऑफेंस हो रहा है तो वो सीधा सीधा अफेक्ट करता है किसको? उसके ओनर को, उसके मालिक को, यानी जिसकी प्रॉपर्टी के साथ ये चीज़ें मतलब ये जो घटनाएं हैं, ये जो एक्ट है, जिस प्रॉपर्टी के ओनर के साथ मतलब ओनर को ही अफेक्ट करती हैं। तो जाहिर सी बात है भाई वो अपना मतलब स्टैंड ले सकता है। इसलिए तो अब सेक्शन 303 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा थेफ्ट जो था, अगर हमको याद हो तो हमारे आईपीसी 378 और 379 यानी 378, 379 हमारा आईपीसी में दिया हुआ था और काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, है ना भाई। कुछ ऐसे प्रोविजंस थे हमारे आईपीसी में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों अगर तीनों को मिला के देखा जाए तो उसमें से एक हमारा सेक्शन हमारा थेफ्ट भी था, चोरी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, पहली बात तो ब्रॉड इसका दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन काफ़ी बड़ा दिया हुआ है कि चोरी क्या है, कैसे मतलब किस एक्ट को हम चोरी कहेंगे। तो पहली बात तो इसका इतना बड़ा होना ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात ये हमारे मतलब प्री में भी पूछा जाता है ना, इंडेक्स के बेस पे भी पूछा जाता है। और प्री में कभी क्या हमेशा ही इसके इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे इलस्ट्रेशन। तो आई सजेस्ट यू कि आप सारे इसके इलस्ट्रेशंस अच्छे से देख लें और ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा टफ नहीं है, एक दो कीवर्ड है उसको अगर ध्यान में रख लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थेफ्ट। इसका सबसेक्शन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? हु एवर इंटेंडिंग टू टेक dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person consent moves that property in order to such taking is said to be commit theft। तो अगर इसका हम कीवर्ड निकालना चाहें तो देखो इसके टोटल 5 कीवर्ड हम निकल गए। सबसे पहले तो चोरी किसकी होती है? तो चोरी यहाँ पे किस चीज़ की हो रही है? मूवेबल प्रॉपर्टी हो रही है। कि कोई किसी भी लैंड को, किसी भी बिल्डिंग को कोई नहीं चुरा सकता है, जाहिर सी बात है। इंसान चोरी उसी की करेगा जिसको वो क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक कन्वे कर सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकता है ना। तो इसका जो पहला इसेंशियल है वो यही होगा कि जो थेफ्ट होता है वो हमेशा ही मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। यानी फॉर एग्जांपल कार हो गया, ज्वेलरी हो गई, किसी टाइप का कोई डॉक्यूमेंट हो गया, है ना, डॉक्यूमेंट हो गया, या किसी टाइप का कोई मतलब कुछ भी ले लो जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव हो सकता है, उस प्रॉपर्टी की चोरी की जा सकती है। दूसरा ये है डिसऑनेस्टली। अब यहाँ पे डिसऑनेस्टली यहाँ का इंटेंशन दिखा रहा है, यानी मैंसिरिया दिखा रहा है। तो गिल्टी माइंड मैंसिरिया यहाँ का क्या होना चाहिए? डिसऑनेस्टली होना चाहिए। मतलब एक तरफ से आप ईमानदार, बेईमानी, बेईमानदार नहीं, बेईमानी करके, इसका जो हिंदी मीनिंग होगा डिसऑनेस्टली मतलब बेईमानी करके आप किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को पोजीशन से दूर ले जा रहे हैं। किसके पोजीशन से? जिस व्यक्ति की वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और कैसे ले जा रहे हैं? उसके बिना परमिशन के, उसके बिना कंसेंट के ले जा रहे हैं, उसके बिना कंसेंट के मूव कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाएगा कि जो ये आप प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रहे हैं यानी ले जा रहे हैं, ये एक चोरी कहलाएगी, यानी ये एक थेफ्ट कहलाएगी। तो ये हो गया, इसमें टेकिंग होता है, ठीक है। और तो इसका एसेंशियल सही है, 1 2 3 4 5। पहला मूवेबल होना चाहिए, दूसरा डिसऑनेस्ट, यहाँ का इंटेंट होना चाहिए, यानी आपका कोई मैलिफाइड इंटेंट होना चाहिए कि हाँ इसको ले जा रहे हैं तो अपने लिए यूज़ करेंगे या इसको कभी भी वापस नहीं देंगे, इस टाइप का। पता लग रहा है कोई इंसान है जो कि लाइन में लगा हुआ है, तो वो पीछे से पर्स ही चोरी कर ले रहा है। अब वो चोरी इसलिए तो नहीं कर रहा है ना ताकि वो आपको दे दे, वो चोरी इसलिए कर रहा है ताकि वो उसको अपने यूज़ में लाए, लेके भाग जाए वहाँ से, तो ये भी एक चोरी ही कहलाएगी। तो ये हो गया हमारा थेफ्ट। अब इसके एक्सप्लेनेशन 5 दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ऊपर से समझ लो इतना काफ़ी है। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन 1 बात कर रहा है कि अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज़ अटैच्ड टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत लंबे समय से अर्थ से यानी धरती से अटैच्ड है ना। पहली बात तो वो जो है किसी भी थेफ्ट का यानी किसी भी चोरी के लिए उसको सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा,
ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का चोरी नहीं की जा सकती, उसका थेफ्ट नहीं हो सकता। बट अब भाई एक्सप्लेनेशन है तो कुछ तो यहाँ पे मतलब घुसा होगा ना इम्पोर्टेंट। तो बट इट बिकम कैपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू थेफ्ट एज सुन एज इट इज सिवियर्ड फ्रॉम द अर्थ। बट अगर यहाँ पे अर्थ से यानी अगर यहाँ पे वो धरती से अलग हो जा रहा है और फिर आप उसको लेके जा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में माना जाएगा कि आपने उस वस्तु की यानी उस मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी की है। फॉर एग्जाम्पल खिड़की लगी है, ठीक है, हमारी बिल्डिंग्स होती है, हमारे घर होते हैं, घर में खिड़की लगी है, खिड़की छोड़ो गेट लगा है, ठीक है, तो गेट का नट बोल्ट जो है जब तक वो आपके घर में टिका हुआ है तो माना जाएगा कि घर का जो साइड साइड का जो पिलर्स होते हैं उसमें गेट लगता है, तो जब तक वो गेट इसमें फिट है तब तक तो भाई वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ। लेकिन मान लो आपने उस गेट को किसी भी बहाने उसको ठीक कराना है या उसको पेंट कराना है, उसको आपने खोल के रख दिया साइड में कि अब इसको पेंट कराना है, अगले दिन ही चोर आया उसको उठा ले गया। तो पहले तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी था क्योंकि वो अर्थ से अटैच्ड था, लेकिन जैसे ही आपने उसको सिवियर किया, जैसे उसने आपको नट बोल्ट से हटा के उसको ज़मीन पे रखा, वो पूरी तरह से अर्थ से मतलब हट गया। वैसे अगर उस वस्तु को किसी पर्सन ने चोरी किया तो वो एक थफ्ट का प्रॉपर्टी मानी जाएगी, यानी माना जाएगा कि उस जो क्या कहते हैं जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका जो यहाँ पे प्रॉपर्टी थी जो कि पहले इमूवेबल थी अब मूवेबल है, उसकी चोरी हो सकती है। तो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 में जो बात करता है अ मूविंग अफेक्टेड बाय सेम एक्ट विच अफेक्ट द सेवियरेंस मे बी थेफ्ट। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मूविंग अफेक्टेड बाय सेम एक्ट, कोई एक्ट किया जा रहा है जिससे जो वस्तु है वो उससे मूव हो रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको ले जाया जा रहा है या वो एक तरफ से ट्रांसफर ही समझ लो, तो इसको भी चोरी ही मानी जाएगी, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 3 यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो यानी यहाँ पे पर्सन ये कोई भी पर्सन को यह बोला जाएगा कि अगर मान लो वो कोई ऐसा ऑब्स्टिकल है जिसको वो रिमूव कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ें रखी हुई हैं जिससे उसको पता है कि अगर मैंने इस ऑब्स्टिकल को हटाया तो अगली चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाएगी, है ना। तो ये एक तरफ से क्या हुआ, एक तरफ से ये सेपरेट करना ही हुआ। तो ऐसे भी अगर कोई भी एक्ट किया जा रहा है, ऐसे भी अगर कंडीशन आ रही है तो वहाँ पे भी माना जाएगा कि ये एक एक्चुअली मूविंग है, यानी एक प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा रहा है, और अगर ये विदाउट कंसेंट है तो ये भी एक चोरी कहलाएगी। फिर एक्सप्लेनेशन 4 यहाँ पे बोल रहे हैं कि अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉज एन एनिमल टू मूव इज सेड टू बी मूव दैट एनिमल। तो यहाँ पे एक तरफ से एनिमल की चोरी के लिए बात की जा रही है कि अगर किसी एनिमल को भी अगर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किया जा रहा है ना, चाहे आप उसको प्यार से ले जा रहे हो, चाहे उसको ज़बरदस्ती ले जा रहे हो, लेकिन अगर विदाउट कंसेंट उसको लेके जाया जा रहा है तो यहाँ पे पशुओं की भी चोरी एक तरफ से चोरी ही कहलाएगी। एक्सप्लेनेशन 5 बोल रहा है कि द कंसेंट, या तो यहाँ पे कंसेंट आ गया, द कंसेंट मेंशन्ड इन दिस सेक्शन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो यहाँ पे कंसेंट जो है वो तो या तो मतलब पहली बात तो अगर विदाउट कंसेंट है तो वो तो है थेफ्ट, ठीक है। अगर मान लो कंसेंट यहाँ पे दिया भी जा रहा है तो वो या तो एक्सप्रेस हो सकता है या तो इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब वही कि भाई ठीक है तुम ले जाओ, इम्प्लाइड का मतलब ठीक है आप कोई जेस्चर कर दो उसको, है ना, कि ओके बस हो गया, अगला इंसान समझ जा रहा है कि ठीक है आप चाहते हो कि मैं इस सामान को अपने पोजीशन से आपके पोजीशन से दूर ले जाऊं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो कंसेंट है एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है। अब इसके इलस्ट्रेशन सारे ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पहला ही देख ले रहे हैं, ए कट्स डाउन अ ट्री, ए जो है वो एक पेड़ को काटता है, यानी उसको काटता है ऑन जेड ग्राउंड with the intention of dishonestly taking the tree out of jet position without jet consent। तो ए है जो कि किसी पेड़ को काट रहा है और वो जहाँ पे वो पेड़ लगा हुआ है, जहाँ पे वो पेड़ उगा हुआ है वो है जेड का ग्राउंड, यानी जेड का वो पूरा एक ग्राउंड है, वहाँ पे एक पेड़ है जिसको ए काटता है और इस इंटेंशन से काटता है कि मैं इसे जेड के पोजीशन से दूर ले जाऊँ। वही चीज़ पेड़ की चोरी करना जैसे बहुत ही नॉर्मल हो गया है, हम पुष्पा मूवी भी देखे हैं, है ना, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट पे ही बात की गई है कि पेड़ों की चोरी करना
तो यहाँ पे यही माना जाएगा कि जो चोरी यहाँ पे पेड़ की चोरी यानी विदाउट कंसेंट जेके पोजीशन से उसको दूर लिया जा रहा है, ये थेफ्ट होगा हमारे सेक्शन 303 के अंदर। ओके, तो अब इसके इलस्ट्रेशंस आप देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड जो मैं आपको बता रही थी कि एक एक कीवर्ड होता है कि आप उसे पहचान सकते हो। तो ये यहाँ पे है डिसऑनेस्टली, तो आप एरो लगा के यहाँ पे लिख सकते हो कि डिसऑनेस्टली टेकिंग। जहाँ पे ये वर्ड दिख जाए आपको पूरा मतलब एक मेरा तो सजेशन रहेगा कि आप एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, लेकिन अगर आप कई बार पढ़ चुके हो तो आप खुद ये रियलाइज़ करोगे कि अगर कोई भी इलस्ट्रेशन बेस पे कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे प्री में कभी कभी पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है, तो अगर उस क्वेश्चन में अगर डिसऑनेस्टली टेकिंग मिल गया तो पक्का ये थेफ्ट है। क्योंकि अगर बेईमानी के रूप से अगर कोई भी चीज़ें ली जा रही है, बिना कंसेंट के ली जा रही हो, तो ये हमारा चोरी ही होता है। आप जैसे इसमें सारे में देख लोगे डिसऑनेस्टली है, थेफ्ट है, ये भी डिसऑनेस्टली है, ये भी थेफ्ट हो गया है हमारा। ये इंटरेस्टेड है विदाउट कंसेंट है, ठीक है, ये डिसऑनेस्टली मिल गया, ये भी थेफ्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे चलो ठीक है, इंटरेस्ट मिला है लेकिन यहाँ पे आपको कहीं भी डिसऑनेस्टली नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, हमारा थेफ्ट नहीं है। समझ रहे हो ना क्या मेरा कहने का मतलब है, क्या मेरा कहने का मोटिव है कि डिसऑनेस्टली जहाँ मिले वो है हमारा थेफ्ट, जहाँ पे इंटरेस्ट मिले वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो आ जाता है हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, डिसऑनेस्टली भी मिल रहा है, तो डिसऑनेस्टली यहाँ पे प्रायोरिटी रखना और ये हो जाएगा हमारा थेफ्ट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है तो पूरा आप देख लो, कहीं भी आपको डिसऑनेस्ट नहीं मिलेगा। तो डिसऑनेस्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये थेफ्ट है। भाई डिसऑनेस्ट का मतलब वही होता है ना, टेकिंग, बेईमानी रूप से आप ले रहे हो एक प्रॉपर्टी को, तो वो हमारी चोरी होती है। एफ यहाँ पे फाइन रिंग है बिलोंगिंग टू जेड, यहाँ पे क्या कहते हैं, ए जो है वो कोई रिंग पाता है जो कि जेड की है, उसके टेबल पे रखी हुई है, लेकिन वो उस जेड को उसको वापस करने से मतलब पहले उसको अपने जेब में ही रख लेता, तो ये भी एक प्रकार की चोरी ही हो जाती है डिसऑनेस्टली, ठीक है। हाई रोड पे पा रहा है, भाई ठीक है, हम हमारे अंदर या बचपना है या बचपन से ही शौक है कि हम रोड पे चलते रहें और हमको 500 की नोट मिल जाए, मतलब बहुत अच्छा लगता है ना 500 की नोट मिल गई आज, तो फिर मतलब जितना खर्चा करना हो कर दो, क्योंकि ये पैसा मिला हुआ है। तो पैसों की बात अलग होती है ना, क्योंकि पैसों में किसी का नाम नहीं लिखा होता है। पहली बात तो अगर आपके अगल बगल कोई इंसान दिख रहा है तो आप भले पूछ लो कि ये पैसे आपके हैं, वो आपकी मोरालिटी है, लेकिन भाई आप अकेले हो या फिर वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अगर आपने बोल दिया कि ये पैसा किसका है तो 10 लोग हाथ ऊपर कर देंगे कि हमारा पैसा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको पैसे मिलेंगे तो वो इंसान रख ही लेता है पॉकेट में। लेकिन अब इसी जगह आप फॉर एग्जांपल आपको कोई गोल्ड की चेन मिली, कोई रिंग मिली है ना जिसमें नाम लिखा हुआ है, कोई पर्स मिला जिसमें उस इंसान का आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिटी क्या कहते हैं उसको, समझ जाओ, कार्ड, ठीक है, उसका नाम का कोई कार्ड, आधार कार्ड मिला, ठीक है, पर्स है उसमें आधार कार्ड मिला और प्लस उसमें जो है मान लो 1000-2000 पैसे भी रखे हैं। लेकिन अब आपको भाई कार्ड उसका पता है, आप उसको पता कर सकते हो कि ये इंसान कहाँ रहता है, आप उसको उस पर्स को वापस कर सकते हो, है ना। लेकिन आपने उस पर्स को वापस नहीं किया और पर्स को फेंका, 2000 जेब में गए। या फिर गोल्ड चेन, उसको वहाँ पूछने के पहले, क्योंकि भाई गोल्ड एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो वहाँ बिना किसी से पूछे उसको आपने जेब में रखा और चल दिए, है ना। तो अगर ऐसी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं तो उसको हम चोरी नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी अपने लिए जो यूज़ लाई जाती है प्रॉपर्टी वो होता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद सारे ही ऐसे ही हैं, तो एक मैंने आपको कीवर्ड बता ही दिया कि अगर आपको डिसऑनेस्टली मिले तो वो थेफ्ट है, अगर न मिले तो वो फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन वो चोरी नहीं हो सकती है। तो चलो पहले हम देखते थे 378, 379
ठीक है, ये दोनों देखते थे, जिसमें 378 में हमारा डेफिनेशन दिया हुआ था और 379 में हमारा पनिशमेंट दिया हुआ था। तो अब हमारे BNS में वही चीज़ें कंबाइन करके लिख दी हुई हैं, यानी 303 के सबसेक्शन नंबर 1 में हमको दिया हुआ डेफिनेशन कि थेफ्ट क्या क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, और सबसेक्शन 2 में ही हमको, यानी सेम सेक्शन के अंडर ही हमको उसका पनिशमेंट भी बता दिया गया है। तो सेकंड के अनुसार जो कोई भी चोरी करता हुआ पाया गया उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और प्लस उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो दूसरी बार, एक बार चोरी किया 3 साल की सज़ा हुई, या मान लो चलो ठीक है डांट फटकार के छोड़ दिया गया क्योंकि उसने छोटी मोटी चोरी की थी, लेकिन मान लो उसने दोबारा चोरी किया, उसने तिबारा चोरी किया, फिर से पकड़ में आया, तो ऐसी कंडीशन में उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, जो कि 1 साल से लेके 5 साल तक का हो सकता है, यानी कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक का सज़ा हो सकता है। अब यहाँ पे ये न्यूली एडेड है, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू है। तो न्यू है तो ये ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यू इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ थेफ्ट where the value of stolen property is less than 5,000 rupees and a person is convicted for first time shall upon return of the value of property or restoration of stolen property shall be punished with community service। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि कोई भी वैल्यू मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको एक पर्सन ने चोरी की, और उस जो चोरी की हुई जो प्रॉपर्टी यानी जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसका जो वैल्यू है वो 5,000 से कम है, यानी कोई भी पर्स हो गई जो कि मान लो 3,000 की है या 2,000 की है, ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो पहले तो उसको भाई 3 साल की तो सज़ा ही मिलेगी, है ना। तो चलो 3 साल की सज़ा मिल गई, लेकिन अगर मान लो कि उसने उस प्रॉपर्टी को रिटर्न कर दिया, है ना, उस प्रॉपर्टी को रिटर्न कर दिया या रीस्टोर हो गया, ठीक है, रीस्टोर हो गया, यानी जिस पर्सन की वो प्रॉपर्टी थी उसके वहाँ तक पहुँच गई है, तो ऐसी कंडीशन में उसे कम्युनिटी सर्विस से भी पनिश किया जा सकता है। तो ये हमारा पुराना है, इसको नहीं पढ़ना है। ओके, तो अब आते हैं हमारा 304 जो बात करता है स्नैचिंग। तो 304 पहली बात तो ये हमारा न्यूली एडेड हमारा सेक्शन है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी जैसे हमने बहुत सारे सेक्शंस पढ़े जो कि नए नए ऐड हुए हैं, तो हमारा स्नैचिंग भी एक नया सेक्शन है ऐड 304 में, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो स्नैचिंग का मतलब होता है एक तरह से वही छिनैती, है ना। जैसे बहुत लोग होते हैं कि बाइक सवार हुए, साइड से कान में पहना हुआ इंसान छीन के भाग जा रहा है, गले में चेन पहना हो तो चेन छीन के भाग जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं इसे स्नैचिंग कहते हैं, जो क्विकली होती है, सडनली होती हैं, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता है कि अगला इंसान ऐसा भी कर सकता है। होता है कई जगह होता है, हमेशा मतलब हर जगह ही होता है मेरे ख्याल से। मोबाइल कोई लेके बात कर रहा है तो अगला इंसान बाइक से 2 लोग आए, मोबाइल ही छीन के भाग गए, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिला भाई कौन हो, कहाँ से आओ, कहाँ गए, है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं इसे ही कहते हैं स्नैचिंग, यानी तो ये हो गया हमारा एक लेमैन के लैंग्वेज में। अब हमारा बेयर एक्ट इस बारे में क्या बोलता है कि थेफ्ट चोरी एक स्नैचिंग कब हो जाती है, जब जो ऑफेंडर है वो सडनली यानी तुरंत क्विकली फोर्सिबली सीजेस और सिक्योर और ग्रैब और टेक अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। वही चीज़ है कि सडनली कोई भी चीज़ है जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप उसको उसके ओनर से मतलब दूर ले जाओ, है ना, टेक अवे करो उसको, उसके पोजीशन से दूर ले जाओ, तो ये होती स्नैचिंग। और अगर ऐसा ऑफेंस अगर कमिट किया जा रहा है तो उसे 3 साल तक की सज़ा प्लस फाइन देना पड़ सकता है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों से ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब फिर आते हैं 305 में जो बात करता है थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप। तो ये हमारा पहले 380 में दिया हुआ था,
कि चोरी कहाँ से की जा रही है, किसी भी ड्वेलिंग हाउस से की जा रही है, यानी जहाँ पे इंसान रहता है वहाँ से की जा रही है, या किसी भी मंदिर वगैरह से की जा रही है। जैसे हमने बहुत हमने सुने हैं कि मंदिर से काफ़ी पुरानी मूर्ति चोरी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा एंशियंट मूर्ति थी, बहुत ज़्यादा वो वैल्यूएबल मूर्ति थी, अगर वो ब्लैक मार्केट में बिकेगी तो बहुत ज़्यादा महंगे दाम पे बिकेगी। तो ऐसे कंडीशन में अगर मतलब कोई भी पर्सन ऑफेंस करता है तो ये माना जाएगा कि वो 305 के अंदर लायबल है, और इसके लिए उसको 7 साल तक की सज़ा प्लस फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है, वही मूर्ति चोर सारे जो मैंने आपको बताया सेम टू सेम वही है। अब आते हैं 306 जो बात करता है थेफ्ट बाय क्लर्क, सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। तो अब यहाँ पे क्लर्क और सर्वेंट की बात की जा रही है। अब जहाँ पे क्लर्क और सर्वेंट की बात की जा रही है तो एक तरफ से ये एक ट्रस्ट की बात आ गई, एक बिलीव की बात आ गई, क्योंकि इंसान एक जो प्रिंसिपल होता है उसका भरोसा होता है अपने सर्वेंट पे कि ये ऐसा काम नहीं करेगा, है ना। तो अगर ऐसे भाई जिसके ऊपर विश्वास है, अगर वही इंसान विश्वासघात कर रहा है तो वो एक जाहिर सी बात है हीनियस ऑफेंस हो जाता है। तो पहले ही हमारा 381 में दिया हुआ था। और अगर कोई भी ऐसी चोरी की जा रही है जो कि प्रॉपर्टी है किसी मास्टर की, एम्प्लॉयर की, और बिना उसके कंसेंट के अगर कोई भी चीज़ उसकी पोजीशन से दूर लिया जा रहा है, और जो पर्सन यहाँ पे ऑफेंडर है अगर वो क्लर्क है या सर्वेंट है, यानी अंडर द एक तरफ से सब ऑर्डिनेट है उस मास्टर के या प्रिंसिपल के, तो यहाँ पे उसको 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है और प्लस उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। 307 बात करता है थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट, रिस्ट्रेशन इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। तो यहाँ पे प्रिपरेशन की बात की जा रही है कि चोरी भी की जा रही है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे उस चोरी के चलते चलते यहाँ पे किसी पर्सन की डेथ हो जा रही है, या उसको किसी प्रकार की हानि हो जा रही है, उसको हर्ट हो जा रहा है, या उसको आप ये पता लग रहा है कि एक कमरे में बंद करके उसके कमरे का उसके पूरा घर ही लूट लो। तो अगर ऐसी चीज़ें की जा रही हैं तो ये एक हीनियस ऑफेंस हो जाता है, और यहाँ पे उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक का हो सकता है दी जा सकता है, और प्लस उसको फाइन देना पड़ सकता है। ओके, तो फिर आते हैं एक्सटॉर्शन। ठीक है, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक तरफ चोरी है एक तरफ एक्सटॉर्शन है। तो देखा जाए तो दोनों ही चीज़ों में प्रॉपर्टी को अफेक्ट किया जा रहा है, प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह तक लिया जा रहा है। तो इसका एक अगर इसके बेयर एक्ट प्रोविजंस पे ना जाए, सीधा समझें कि एक्सटॉर्शन क्या है, तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे होती है फियर, यानी अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, अगर तुमने मुझे ये प्रॉपर्टी जो तुमने पहनी हुई है, अपने ये 2 लाख की जो चेन पहनी हुई है, अगर तुमने नहीं दिए तो ये मेरे हाथ में बंदूक है और तुमको मार देंगे। तो भाई अगला इंसान जाहिर सी बात है तुम मेरी जान छोड़ दो, तुम कुछ भी ले जाओ मुझसे। तो अगर इस टाइप का कोई भी एक्ट हो रहा है जिसमें आपको डराया धमकाया जा रहा है, एक तरफ से फियर क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पे, ताकि आप खुद अपने प्रॉपर्टी को दूसरे इंसान को दे दो, है ना, खुद अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे इंसान को दे दो। वो पर्सन आपसे छीन नहीं रहा है, ना तो वो आपसे ले रहा है, बट डर के मारे आप खुद ही अपनी प्रॉपर्टीज को दे रहे हो, खुद ही प्रॉपर्टी अपने डिलीवर कर दे रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे एक्सटॉर्शन हो जाती है, और यही चीज़ यहाँ पे थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को डिफरेंशिएट करती है। यानी चोरी का मतलब होता है कि जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ जब आप खुद लेते हो, खुद टेक करते हो दूसरी पोजीशन से, दूसरे इंसान के पोजीशन से, बिना उसके कंसेंट के, ये हमारा चोरी होता है। और एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि जब आप किसी दूसरे पर्सन के अंदर इतना फियर क्रिएट कर दो, उसको डरा धमका दो कि अगला इंसान खुद ही भाई ठीक है मेरी कंसेंट है, तुम मेरी प्रॉपर्टी ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वहाँ पे एक्सटॉर्शन आ जाता है। ठीक है, तो एक्सटॉर्शन हमारा 308 में दिया हुआ है, जो कि पहले 383 में दिया हुआ था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेंस में कभी कभी पूछा भी जाता है कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में डिफरेंस क्या है, या दोनों का डेफिनेशन पूछ लेगा, दोनों का इलस्ट्रेशन दे देगा, आपसे पूछेगा कि इन दोनों में चोरी कौन सी है, एक्सटॉर्शन कौन सा है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा बीएनएस का। तो ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, यहाँ भी इंटेंशनली सारे मैंसरिया वगैरह होते हैं, फियर में पुट किया जाता है
ताकि मतलब किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाने के लिए कि तुम ऐसा करो नहीं तो फिर तुमको उड़ा दिया जाएगा। और यहाँ पे भी डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया जा रहा है, अगले पर्सन को एक तरफ से इंड्यूस ही किया जा रहा है, उसको कोर्सन किया जा रहा है, थ्रेट ही दिया जा रहा है यहाँ पे, ताकि वो डर के मारे खुद ही प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे। यहाँ पे टेकिंग नहीं है, यहाँ पे डिलीवर है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे एक्सटॉर्शन कहते हैं। इसके इलस्ट्रेशन सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो आपको कीवर्ड देखने को मिलेगा वो मिलेगा थ्रेटन्स। तो ऐसे करके आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओके, कोई भी इलस्ट्रेशंस आया, ठीक है, यानी हमारे प्री में इलस्ट्रेशन क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो जहाँ पे आपको दिखा कि भाई ये डरा रहा है कि तुम मुझे ये चीज़ें, तुम मुझे ये प्रॉपर्टी या तुम मुझे ये पैसे दे दो, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होगा, एक्सटॉर्शन ही होगा। डिसऑनेस्टली टेकिंग है तो वहाँ पे थेफ्ट ही होगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा हो। बहुत ही सिली ट्रिक्स है, ठीक है, एक एक कीवर्ड को पढ़ना है तो आपको आई थिंक ये ज़्यादा इजी हो समझने में। तो बी है वही सेम, जितने भी आप देखेंगे, बी हो गया थ्रेटन्स किया जा रहा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया जा रहा है तो ये एक्सटॉर्शन है। सी यहाँ पे थ्रेटन किया जा रहा है, उसको इंड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, ताकि वो साइन करे वो बॉन्ड में और उसको ढेर सारा पैसा वैसा मिल जाए, ये भी एक तरफ से एक्सटॉर्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखो ग्रीवियस हर्ट का यहाँ पे फियर दिया जा रहा है ना। यहाँ पे हम थ्रेटन्स नहीं देखे तो यहाँ पे हम डर देख लिए, तो डर दिया जा रहा है तो ये भी एक एक्सटॉर्शन हो गया। तो वही चीज़ें सेम टू सेम। अब सेकंड यहाँ पे बात करता है हूएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन। तो भाई पहले था तो 383 में हमारा डेफिनेशन था, है ना, उसके बाद 384 में हमारा पनिशमेंट था। तो ऐसे ऐसे करके हमारे सारे सेक्शन दिए हुए थे क्रम वाइज। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ कि कंपाइल किया गया है, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि हमारा IPC 511 था, 511 से हमारा 358 तक पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है बहुत चीज़ें इसमें कंपाइल की गई, बहुत चीज़ें इसमें कंसाइज फॉर्म में लिखी गई होंगी। तो उसका रीज़न यही है कि हमको डेफिनेशन और पनिशमेंट एक ही सेक्शन में देखने को मिल जा रहा है। तो सबसेक्शन 1 में इसका डेफिनेशन बता दिया गया और सेकंड में इसको बता दिया गया कि कोई भी अगर एक्सटॉर्शन कमिट करता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, प्लस उसको फाइन देना पड़ सकता है। अब थर्ड में वही चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं कि whoever in order to committing, यानी एक्सटॉर्शन को कमिट करने के लिए किसी पर्सन को फियर में रखता है, उसको डराता धमकाता है, या अटेम्प्ट करता है मतलब डराने का अटेम्प्ट करता है कि भाई ऐसे कर दो नहीं तो इंजरी कर दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है, मार दूंगा। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी पर्सन है तो यहाँ पे 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अटेम्प्ट दिया हुआ है, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अटेम्प्ट ऑफ एक्सटॉर्शन कहाँ है, तो हमारा सबसेक्शन नंबर 3 ऑफ 300 सबसेक्शन नंबर 3 ऑफ 308 में हमारा अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन दिया हुआ है। 4 में वही चीज़ यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट बताया गया है, फियर ऑफ डेथ बताया गया, यानी मारने की धमकी दे रहा है कोई, बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाने की अगर कोई धमकी दे रहा है तो उसको 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है। यहाँ पे भी आपको अटेम्प्ट देखने को मिलेगा। सबसेक्शन नंबर 5 में यहाँ बोला जा रहा है, कहाँ आ जा रहे हो भाई, ठीक है, सबसेक्शन नंबर 5 में बोला जा रहा है whoever commit extortion by putting any person in fear of death, वही चीज़ें, मारने का धमकी दिया जा रहा है, ग्रीवियस हर्ट पहुँचाने की धमकी दिया जा रहा है, टू दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन शैल बी पनिश, 10 साल तक की यहाँ पे सज़ा है। यहाँ पे पुटिंग है, अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे सामने कोई गोली लेके खड़ा है कि दे दो सोने की चेन, नहीं तो अभी तुरंत गोली से उड़ा देंगे, तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये 10 साल तक की सज़ा है। ओके, तो ठीक है। 6, 7 वही है, 10 साल तक की सज़ा। ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाना है हमको, ना तो इतना पूछा जाएगा। हाँ बहुत होगा तो उसमें क्या कहते हैं, प्री में पूछा जा सकता है। फिर आते हैं रॉबरी एंड डकैती। तो 309 हमारा बात करता है रॉबरी और 310 बात करता है हमारा डकैती। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो जल्दी जल्दी से इसको कवर करते हैं। तो रॉबरी, पहली बात तो जो थेफ्ट है और जो एक्सटॉर्शन है,
उसी का एक तरफ से एक्सेसिव मोड इसको बोल सकते हैं, उसी का एक तरफ से एग्रावेटेड इसको मोड बोल सकते हैं ना। यानी हमारी चोरी और एक्सटॉर्शन ही जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाता है तो वही हमारा रॉबरी हो जाता है। तो रॉबरी में पहली बात तो यहाँ पे इंस्टेंट डेथ होने का फियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ें इंस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर डेथ का या रॉन्गफुल स्टेन का यानी डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल इंस्टेन का इंस्टेंट यहाँ पे फियर बताया गया है। यानी इंसान को तुरंत लग रहा है कि भाई कर तो नहीं तो गए हम, तो ऐसी कंडीशन में माना जाएगा कि चोरी जो है वो रॉबरी है। और एक्सटॉर्शन का वही चीज़ है कि यहाँ पे फियर भी है, या तो इंसान अपने लिए डरा धमका रहा है या तो दूसरे के लिए डरा धमका रहा है, लाइक किडनैपिंग एक तरफ से देखा जाए तो। रैंसम का भी यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं ना। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे आपको मारने के लिए धमकाया जा रहा है, हर्ट के लिए और रॉन्गफुल स्टेंट, और ये चीज़ें यहाँ पे इंस्टेंट हो रही हैं, यानी अभी करो नहीं तो अभी तुरंत तुमको उड़ाएंगे, तो ये कंडीशन जहाँ पे है यही हमारा रॉबरी हो जाता है। तो यहाँ पे डेथ जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन ही आप देख लो कि ए होल्ड जेट डाउन द fraudulently take jet money and jewel from jet's clothes without jet consent, ठीक है, मतलब बिना जेट के कंसेंट से उसके पैसे और उसकी ज्वेलरी जो है इंसान के द्वारा होल्ड यानी उसके द्वारा ले ली गई। पहली बात तो ये, अब भाई ले ली गई तो बिना कंसेंट के, या तो ये चोरी होगी या तो ये रॉबरी होगी। हियर ए इज कमिटेड थेफ्ट, यहाँ पे फियर आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, है ना, कोई भी थ्रेटन नाम के कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि थेफ्ट यानी चोरी की गई है, बिना कंसेंट के ली गई है। अब ये रॉबरी कब बनती है, देखो, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, यानी चोरी करने के लिए हैज़ वॉलेंटरली कॉज्ड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट टू जेट। अगर यहाँ पे चोरी करने के लिए, ठीक है, यानी उस ज्वेल्स को, यानी उसको जो उसने ज्वेलरी रखी हुई है अपने पास और जो मनी उसने रखी हुई है, अगर उसको लेने के लिए अगला इंसान यानी जो ए है यहाँ पे जेड को जब रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट यानी उसको जब घेर के, चारों तरफ से घेर के उसका ये सब चीज़ें लूट पाट करता है, तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, रॉबरी में आ जाती हैं। फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट, ठीक है, जहाँ भी आपको वर्ड दिखे इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट डेथ वगैरह वगैरह, ठीक है, इंस्टेंट कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ पे आप उसको लिख सकते हो कि ये हमारा रॉबरी ही कहलाएगा। जैसे इसका डी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ए ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जेट बाई सेइंग, यानी ए जो है जेट से प्रॉपर्टी लेने के लिए उसे बोलता है कि योर चाइल्ड इज इन हैंड ऑफ माई गैंग, यानी तुम्हारा बच्चा मेरे गैंग में है, यानी मैंने तुम्हारे बच्चे को एक तरफ से किडनैप कर लिया है और उसको हम मार देंगे अगर तुमने हमें 10 करोड़ रुपए नहीं दिए तो अब ये क्या है भाई, एक तरफ से यहाँ पे डर का माहौल है ना, जाहिर सी बात है इंसान डरेगा, उसका बच्चा उसके पास नहीं है, किडनैप हो गया है, तो ये एक्सटॉर्शन है एंड पनिशेबल एज सच, बट इट इज़ नॉट रॉबरी अनलेस जेड इज पुट इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ ऑफ चाइल्ड। तो पहली बात तो ये डर है कि मैं इसको मार दूंगा, अब तुमको टाइम बता दिया गया है, तुम ठीक है 2 दिन में लाके हमको पैसे दो, ठीक है, तुम हमको 1 हफ्ते में लाके पैसे दो, तो ये हो गया एक्सटॉर्शन। लेकिन अगर बोल रहा है कि इंस्टेंट डेथ होगा, भाई तुम तुरंत यहाँ आओ नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, है ना, तो यहाँ पे जब वर्ड इंस्टेंट जुड़ गया तो ये हो गया हमारा रॉबरी, और नहीं जुड़ा तो ये एक्सटॉर्शन ही रहेगा। तो रॉबरी जो कमिट करता है उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, जो कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा। इसके अलावा यहाँ पे बात कर रहा है कि हाईवे, अगर कोई रॉबरी यानी कोई लूटपाट कर रहा है और वो कर रहा है हाईवे पे, यानी बहुत सी गाड़ियाँ रहती हैं जिन मतलब बहुत लोग होते हैं कि मैंने सुना है कि ऐसे कुछ अंडे वंडे टाइप का कार के ऊपर फेंका जाता है, जिनसे उनका जो विजिबिलिटी होता है वो काफ़ी लो हो जाता है, तो गाड़ियाँ अधिकतर रुक जाती हैं, जिससे उनके गाड़ियों से लूटपाट और मारपीट वगैरह की जाती है। तो अगर ऐसे एक्ट यानी ऐसे कमीशन कोई करता है तो ऐसी कंडीशन में उसको 14 साल तक की सज़ा मिल सकती है। यहाँ पे बिटवीन सनसेट और सनराइज यानी रात का समय यहाँ पे बताया गया है, यानी रात के समय में कोई लूटपाट हो रही है, वो भी हाईवे पे हो रही है, तो उसको 14 साल तक की सज़ा मिल सकती है। अब यहाँ पे 5th सबसेक्शन में बताया गया है कि अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी,
यानी रॉबरी करने का कोई अटेम्प्ट कर रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन में उसको 7 साल तक की सज़ा मिलेगी। 6 में बताया गया है कि वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट सच पर्सन एनी अदर पर्सन जॉइंटली कंसर्न। तो अगर यहाँ पे वही चीज़ है कि जॉइंटली अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं रॉबरी, तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। फिर आते हैं 310 जो बात करता है डकैती के बारे में। तो डकैती के बारे में सीधा सीधा यही है, याद क्या रखने वाली चीज़ है कि अगर रॉबरी सेम टू सेम वही होती है लूटपाट, लेकिन अगर मान लो वही जो लूटपाट की जा रही है वहाँ पे 5 या 5 से अधिक लोगों के द्वारा की जा रही है, तो ये चीज़ें डकैती में आ जाती है। यानी एक तरफ से जैसे डाकू वगैरह हम कहते हैं ना कि डाकू झुंड में आते हैं, तो 5 से ज़्यादा ही लोग होते हैं, वो 5 से कम है तो वो रॉबरी होगा। 5 से ज़्यादा लोग हैं यानी 5 लोग हैं या 6 हैं, 10 हैं, 15 हैं, ऐसे इतने लोग आके पूरे पूरे गांव को लूट के चले जा रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या है, ये हमारे डकैती है, यानी इनको 310 के अंदर लायबल ठहराया जाएगा। ठीक है, तो एडिंग द कमीशन अटेम्प्टिंग एडिंग सब वही है डकैती, ठीक है, इतना इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको लिखने के काम आएगा मेंस के पर्पज से। जब आप इसको लिखेंगे तो आपको एक एक कीवर्ड लिखना पड़ सकता है। बाकी अगर इसमें प्री में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि डकैती में कितने परसेंट की इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कितने परसेंट का होना जरूरी है। तो लाइक अ अनलॉफुल असेंबली 5 या 5 से अधिक लोग होने चाहिए, वैसे ही डकैती में 5 या 5 से अधिक लोग होने चाहिए। सेकंड में बताया गया है कि जो भी कमेटी अटेम्प्ट करेगा उसको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है, जो कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, और प्लस उसको फाइन देना पड़ सकता है। सबसेक्शन नंबर 3 में बोला जा रहा है इफ एनीवन ऑफ 5 और मोर पर्सन हु आर कॉन्जॉइंटली कमिटिंग अ डकैती कमिट्स मर्डर, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन माना जाएगा कि यहाँ पे एवरी वन ऑफ दोज पर्सन शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं, मतलब पूरी डकैती है उनकी, और उसमें से कोई एक पर्सन है जो कि किसी का मर्डर कर दे रहा है, तो यहाँ पे वही आपका कॉमन ऑब्जेक्ट वाला चीज़ लग जाएगा कि एक ने किया सबको भुगतना पड़ेगा, है ना। सेम अगर एक ने मर्डर किया तो उसके बाकी जो साथी हैं उनको भी सेम लायबल ठहराया जाएगा, और इसके लिए उनको डेथ पेनल्टी तक मिल सकती है, प्लस उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। इसके अलावा अगर वो प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये हमारा पहले 399 में था आईपीसी के, यानी 399 में पूछा जाता था कि अगर कोई डकैती करने की मतलब डकैती करने का प्रिपरेशन कर रहा है, यानी कोई प्रिपेयर हो रहा है, पूरी षड्यंत्र यहाँ पर रची जा रही है कि हाँ हम ऐसे चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, वहाँ से चलेंगे, तुम पुलिस को देखते रहना, तुम गांव वालों को देखते रहना, कोई है तो नहीं। तो अगर ऐसी किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है तो यहाँ पे उस प्रिपेयर में, यानी उस ग्रुप में जितने भी पर्सन होंगे सबको यहाँ पे 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है, और प्लस उनको फाइन भी देना पड़ सकता है। सब सेक्शन नंबर 5 यहाँ पे बोला जा रहा है कि whoever is one of 5 और मोर पर्सन असेंबल्ड फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग असेंबली डकैती। तो यहाँ पे असेंबली बनाई जा रही है, चाहे एक पर्सन के द्वारा, चाहे एक से ज़्यादा पर्सन जो कि उस डकैती के जो भी ग्रुप में है, अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार की असेंबली बनाई जा रही है, गुट बनाया जा रहा है, तो वो भी एक लायबल होगा, मतलब वो भी एक पनिशमेंट होगा, और इसके लिए उनको 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है, प्लस उनको फाइन देना पड़ सकता है। 6 यहाँ पे बात कर रहा है कि हु एवर बिलोंग्स टू द गैंग ऑफ पर्सन एसोसिएटेड। यहाँ पे कोई भी पर्सन है जो कि उस मतलब वो डकैती करने जाता नहीं है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बढ़िया बंदूक लेके जा रहा है पूरा डकैती करने, पूरा लूटपाट करने, नहीं, लेकिन अगर वो उस गैंग से बिलोंग करता है, लाइक डकैत जो है वो लूट के ला रहे हैं और जो अगला इंसान है वो बेच रहा है ना, तस्करी कर रहा है, इस टाइप की अगर कोई भी पर्सन है और ये हैबिचुअल है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे बोला जाएगा कि उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा मिल सकती है, प्लस उसको 10 साल तक की सज़ा भी मिल सकती है, प्लस उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो जैसे हमने देखा था, ये जितने भी यहाँ पे सबसेक्शन है वो पहले हमारा अलग अलग सेक्शन में था, 395, 396, 57, जैसे डकैती विद मर्डर था हमारा 396 में था, और ये हमारा इसमें हो गया है ना
तो पहले सारी चीज़ें अलग अलग थी, अब सारी चीज़ें सेम सेक्शन में रख दिया गया है। तो ये एक तरफ से छोटा फॉर्म भी हो गया है, ठीक है, अच्छा फॉर्म है। फिर 311 बात किया जा रहा है रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो कोई भी रॉबरी है या कोई भी डकैती है, रॉबरी जब 5 पर्सन से कम होगा, डकैती जब 5 पर्सन से या 5 पर्सन से अधिक कोई भी ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं जिससे जो विक्टिम है या जो अगला पर्सन है उसको डेथ होने का डर है या उसको ग्रीवियस हर्ट, कोई किसी प्रकार का उसको बहुत ज़्यादा चोट वोट लगने का यहाँ पे डर है, तो ऐसे कंडीशन में उनको 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है। तो यहाँ पे अटेम्प्ट है, ठीक है, कमिटिंग नहीं है, यहाँ पे अटेम्प्ट ही बोला जा रहा है सिर्फ। 312 बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म विद डेडली वेपन। तो यहाँ पे डेडली वेपन का आर्म बता दिया गया है। आर्म तो मतलब कोई जैसे बहुत सारे बंदूक हो गए, गोला बम हो गया, है ना, इस टाइप का अगर कोई यूज़ कर रहा है तो यूज़ करके कोई अटेम्प्ट करना चाहता है रॉबरी और डकैती दोनों, तो यहाँ पे पर पर्सन के लिए यहाँ पे 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान दिया हुआ है। अब 313 बात करता है हमारा पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग ऑफ गैंग्स ऑफ रॉबर्स। तो वही लूटपाट जो होते हैं, रॉबर्स जो होते हैं, उनके गैंग से कोई अगर बिलोंग कर रहा है, जिनका काम ही है हैबिचुअल लूटपाट करना, है ना, तो जो पर्सन है जो कि उनके गैंग से बिलोंग कर रहे हैं उनको 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है। ओके, अब आता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि सीधा सीधा सिंपल भाषा में से समझेंगे। डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। तो पहले ही हमारा 403 में दिया हुआ था, यानी 403 में इसका डेफिनेशन बताया गया था, 405 उसी में उसको पनिशमेंट बता दिया गया था ना, 405 में हमारा फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बताया गया था। तो अब इसको 314 में रख दिया गया है, यानी 314 में हमारा बताया गया है CMP क्या है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ का देखो, डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी पनिश्ड। तो वही चीज़ कि यहाँ पे कोई पर्सन आपको मतलब दे नहीं रहा है, वो डिलीवर नहीं कर रहा है कोई प्रॉपर्टी, ना आप उसको ले रहे हो, ठीक है, अपने यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई ये जो मिक्सर है, ठीक है, मिक्सर है, इसको दे, मैं अपने पास संभाल के रखती हूँ, तुम जाओ घूम कर आओ, मैं तुमको वापस कर दूँगी। तो अगला इंसान जब तक घूम के आता है, पता लग रहा है आप उसके मिक्सर को अपने यूज़ के लिए यूज़ कर करके ख़राब कर दिए, या फिर वो आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो लेकिन आप अगले पर्सन को नहीं बताए थे कि भाई मैं इसको यूज़ करूँगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये मिस एप्रोप्रिएट है, यानी किसी का गलत इस्तेमाल करना, किसी के सामान का गलत इस्तेमाल करना। उसने आपको सिर्फ रखने के लिए दिया था और आप उसको यूज़ कर रहे हो बैठ के। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे 314 का ऑफेंस लगता है, जो कि होता है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसका कीवर्ड यही है कि जहाँ पे मिस एप्रोप्रिएट लिखा हो या कन्वर्ट लिखा हो टू इस ऑन यूज़, अपने यूज़ के लिए किसी प्रॉपर्टी, किसी दूसरी की प्रॉपर्टी का यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पे मेंसरिया क्या है, डिसऑनेस्ट है। तो अगर ऐसी कंडीशन में कोई भी ऑफेंस किया जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है ना। यहाँ पे सब्सिक्वेंटली गिल्टी माइंड है। तो यहाँ पे सोचने वाली नहीं, समझने वाली बात ये है कि जब आपने उस वस्तु को लिया अगले पर्सन से, यानी जो उस पर्सन का ओनर है, जब उससे आपने लिया तो आप फुली माइंड थे कि हाँ मैं इसको सेव रखूँगा अपने पास। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मिक्सी का ही बताया, तो अब आपने अगले पर्सन से क्या बोला कि भाई तो मिक्सी मुझे दे दे, तो घूम के आप, मैं मिक्सी अपने पास सेव रखूँगी। तब तक आपके माइंड में नहीं था कि आप उसमें चटनी पीस के खाएंगे। हाँ, आपके मन में नहीं था कि आप उसमें मतलब कुछ भी पीस के कुछ भी खाना वाना बनाएंगे। बट अब उसको देख के भाई आपके मन में लालच आ गई कि अब मिक्सी तो रखा है, इसमें तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ। तो आप उसमें कुछ भी बना के खा रहे हो, और आपके बनाने खाने के चक्कर में पता लगा मिक्सी ख़राब, तो वो चलो और अलग बात हो गई। लेकिन फिर भी अगर आपके बाद में आपके मन में बाद में ये बात आई कि ये मिक्सी अगर मेरे पास रखी है तो मैं इसको अपने यूज़ के लिए काम में ला सकता हूँ, तो ये जो सब्सिक्वेंटली जो यहाँ पे गिल्टी माइंड होता है, इसे ही क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन कहते हैं। तो इसका इलस्ट्रेशन सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब
एक तरफ से जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 17, ये जितने भी आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो, जितना भी आप इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हो, सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। बस वही है, एक एक कीवर्ड उठाओ और उसको ध्यान में रखो, बस, ठीक है। तो पहली बात तो गुड फेथ में कोई भी चीज़ हो रही है तो वो कोई भी ऑफेंस नहीं है ना। अब यहाँ पे डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा अगर यहाँ पे अप्रोप्रिएट लिखा हुआ है तो सीधा सीधा समझो ना, ये सेक्शन 314 में आएगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर हिज ओन बेनिफिट, यानी कोई भी वही चीज़ कि यहाँ पे बुक था, बुक उसने कहा कि मैं अपने पास तुम्हारी बुक रखता हूँ, बाद में उस बुक को उसने खुद ही यूज़ करने लगा, ठीक है। बाद में वो बुक खुद ही पढ़ के पता लगा और पढ़ के IAS निकल गया। अगला इंसान जिसकी बुक है वो बैठा हुआ है अपने बुक के आस में कि भाई तू मेरा बुक वापस कर, तो मैं पढ़ूँ, है ना। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में भी ये सेक्शन 314 का ऑफेंस है। डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन आया, हिज ओन यूज़ आया, तो वही चीज़ यहाँ पे भी डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी का वो लग जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन टू इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आई थिंक थोड़ा सा ये बात करता है वही चीज़ कि इतना लंबा ना जाके अगर इसको हम सिर्फ इलिस्ट्रेशन से समझे तो आई थिंक आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब फाइंड्स आर रुपी ऑन हाई रोड, एक मतलब बहुत सारे उसको पैसे मिले, कहाँ पे, हाई रोड, नॉट नोइंग टू होम द रुपी बिलोंग, मतलब ए जो है पैसे मिले लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये पैसे किसके हैं। ए पिक अप द रुपी, हियर ए इज नॉट कमिटेड द ऑफेंस, ठीक है। अब वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि पैसे ऐसी चीज़ है कि आप बोल तो बस, अगला इंसान खड़ा है कि हाँ ये मेरा पैसा है, क्योंकि उसमें किसी का नाम नहीं लिखा है। बट उसी की जगह अगर आपको एक लेटर मिला, ठीक है, अगर आपको एक लेटर मिला या फिर जो कि एक बैंक नोट उसमें दिया हुआ है, मान लो एक चेक दिया हुआ है, चेक में किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है, उसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, उसमें अमाउंट कितना है, कितने पैसे हैं, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको पता है कि हाँ इस पर्सन का है, आप जान रहे हो कि अगर मैं यहाँ से 2 किलोमीटर आगे गया तो उस पर्सन का घर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं दे रहे हो। अब जाके खुद ही भाई चेक है तो जाहिर सी बात है आप जाके अपना पैसे विड्रॉ करा सकते हो। तो अब उस पर्सन के पास ना जाके आप खुद ही गए बैंक में और उस पैसे को विड्रॉ करा के अपने यूज़ के लिए यूज़ लाए, तो ऐसी कंडीशन माना जाएगा कि आपने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस यहाँ पे किया हुआ है और आपको 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा यहाँ पे मिल सकती है। ये हो गया हमारा डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे 315 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पहले हमारा 4 से 4 में था। यहाँ पे एक डिसीज्ड पर्सन की बात की जा रही है कि हम देखते हैं, ठीक है, ये बहुत ही सैडली एक बहुत ही सैड एक्ट है हमारे आई थिंक सोसाइटी में कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई भी पर्सन मरता है बाय एक्सीडेंट, ठीक है, मतलब अगर उसने कुछ ज्वेलरी पहनी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर वो वुमेन है तो मंगलसूत्र पहनी होगी, कान में कुछ पहनी होगी, तो हमारे यहाँ के जो कुछ लोग होते हैं, मैं सबको नहीं टारगेट कर रही हूँ, लेकिन हमने ऐसे बहुत सारे न्यूज़ेस सुने हुए हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि उस पर्सन को ट्रीटमेंट ना ले जाकर वो उसको लूटने लग जाते हैं, है ना। यानी कोई पर्सन, अगला इंसान मरा हुआ है, भाई तुमको एम्बुलेंस बुलाना चाहिए, तुमको पुलिस ऑफिसर को बुलाना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे उसके जो उसने सोने पहने हुए उसको निकाल रहे हो, है ना। उसने कुछ और वैल्यूएबल, उसके जो पर्स है, उसके जो पर्स में पैसे वगैरह हैं, उसको लेके इंसान भाग जा रहा है। तो ये पहली बात तो ये चोरी नहीं है, भले आप उस इंसान से उसके इंसान से मतलब पोजीशन से ले रहे हो, क्योंकि वो इंसान डिसीज्ड है, वो इंसान मर चुका है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऑफेंस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से देखा जाए तो मोरालिटी भी आ जाती है ना। तो यहाँ पे जो ऑफेंस है वो हमारा 315 यहाँ पे डिफाइन करता है कि अगर कोई भी पर्सन है जो कि डिसीज्ड पर्सन है और जिस टाइम वो एक्सीडेंट हुआ, जिस टाइम वो मरा इंसान, उस टाइम आपने ट्रीटमेंट को ना बुला के, पुलिस ऑफिसर को ना बुला के, आप उससे जो भी मतलब उस पर्सन के पास है, पर्स है, पैसा है, ज्वेल्स है, मतलब ज्वेलरी वगैरह है, कुछ भी है, अगर पर्सन उसको मतलब कंसेंट तो नहीं लेगा,
उसको अगर उसके बॉडी से अगर उसको लेता है तो ऐसे कंडीशन माना जाएगा कि वो एक तरफ से क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, और उसको 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है। अगर सेम टू सेम अगर वही क्लर्क और सर्वेंट के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रस्टेबल एक अथॉरिटी होती है भाई, अगर नौकर ही मालिक को लूट ले रहा है, मरे हुए मालिक को लूट ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उनको 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है। ये हो गया हमारा पूरा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब आते हैं 316 जो बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, शॉर्टकट CBT है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रीच हो रहा है ट्रस्ट का। ट्रस्ट मतलब वो वाला ट्रस्ट नहीं जो हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड पढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब है बिलीव, कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा है और आप उसको विश्वासघात कर दो, है ना, वही चीज़। तो 316 यानी पहले हमारे IPC के 405 में दिया हुआ था, अभी 316 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे वही है कि किसी ने आपके ऊपर बहुत ही भरोसा करके आपको अपनी प्रॉपर्टी दिया कि अब भैया तुम मेरी प्रॉपर्टी बचा के रखो, लेकिन आपने क्या किया कि मतलब उसके साथ विश्वासघात करके उसकी प्रॉपर्टी को अपने यूज़ में ला लिए, है ना। और ये आपका पहले से ही माइंड फिक्स था। हमने डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन में बाद में सब्सिक्वेंटली यहाँ पे मेंसरिया डेवलप होता है ना। कोई भी प्रॉपर्टी आप रख लेते हो, फिर आप सोचते हो अच्छा रखा है चलो यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 314 वाला काम। अब 316 वाला काम क्या है कि स्टार्टिंग से ही आपके अंदर वो चीज़ें हैं, मेंसरिया है कि मतलब कैसे कैसे करके इस इंसान से सामान निकलवाना है और उसको अपने लिए यूज़ करना है ना, डिसऑनेस्टली यूज़ करना है। तो ये एक तरफ से वॉलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लॉ हो जाएगा, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि उस पर्सन ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा 316, ठीक है। उसके बाद इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। इसके इलस्ट्रेशंस आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है इंटरेस्टेड, जहाँ जहाँ आपको मिल जाए इंटरेस्ट वो सारे ही हैं, ठीक है। गुड फेथ है, नो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इंटरेस्टेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इंटरेस्टेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा। मतलब इन सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इलस्ट्रेशन मैं आपको बता रही हूँ सेम टू सेम वही इलस्ट्रेशन में है। एक एक कीवर्ड है जो आप ध्यान में रख लेंगे तो आपको ज़्यादा टफ नहीं होगा। फिर आते हैं हम 2 में, सबसेक्शन नंबर 2 में जो बात करता है इसके पनिशमेंट से रिलेटेड। तो अगर कोई भी पर्सन है जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हुए पाया गया तो उसको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, प्लस उसको फाइन देना पड़ सकता है। सबसेक्शन नंबर 3 बात कर रहा है कोई भी पर्सन है जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है और वो पर्सन कौन है, या तो कोई करियर है या हारफिंगर है या वेयर हाउस कीपर है। अगर इनके द्वारा कोई भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जा रहा है तो वहाँ पे 7 साल तक की सज़ा उनको मिल सकती है, प्लस उनको फाइन देना पड़ सकता है। 4 में वही चीज़ें क्लर्क, सर्वेंट और एम्प्लॉय की बात की जा रही है। तो इनके लिए भी 7 साल का ही प्रावधान है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अगर कोई सर्वेंट है और वो घर पे आ रहा है तो वो एक ज़्यादा ही हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये पर्सन मतलब मेरे घर से तो चोरी नहीं करेगा, है ना, या मेरे घर का सामान यूज़ नहीं करेगा। तो अगर वो कर रहा है तो ये ज़्यादा ही हीनियस हो जाता है, तो उनके लिए 7 साल तक की सज़ा यहाँ पे दी हुई है। अगर ये सेम चीज़ यहाँ पे इन द कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट के अथॉरिटी में रहते हुए कोई भी पर्सन कर रहा है तो उसको यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा मिल सकती है, प्लस उसको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। अब बात करते हैं ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी जो है, यानी 317 जो बात करता है स्टोलन प्रॉपर्टी। तो पहले ही हमारा 410 में दिया हुआ था। स्टोलन प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो गया या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, इसमें आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी को ही अफेक्ट किया जा रहा है, प्रॉपर्टी का ही लेन देन हो रहा है ना, प्रॉपर्टी को ही चुराई जा रही है, प्रॉपर्टी को ही दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी उन्हीं को बोलते हैं। तो स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब वही होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको पजश किया गया है, यानी जिसको लिया या दिया गया है किसके अनुसार, यानी किसके अंदर में रहकर, किसके
एम्बिट में रह के चोरी के, एक्सटॉर्शन के, रॉबरी के, चीटिंग के, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के। ठीक है, तो अगर इन ऑफेंसेस के द्वारा किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन लिया गया है, किसी प्रॉपर्टी को प्राप्त किया गया है, तो उसको, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे कि ये चोरी की हुई प्रॉपर्टी है, ये स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो 317 वही है। यहाँ पे डकैती की बात नहीं की गई है क्योंकि डकैती अलग उसमें सेक्शन में बताया गया है। जैसे हमारा 410 था और 412 में हमारा बताया गया था कि डकैती से जो रिसीव होती है मतलब प्रॉपर्टी, उसको भी स्टोलन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो उसके लिए अलग ही था क्योंकि डकैती एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अब बी है तो हूएवर डिसऑनेस्टली रिसीव। अब भाई स्टोलन प्रॉपर्टी तो ऐसा तो है नहीं कि इंसान चुरा के अपने घर रख लेगा। जाहिर सी बात है, अगर सोना मिल रहा है किसी इंसान को या मान लो कुछ भी ऐसा मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरफ से होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसको बेचेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे, है ना। तो अब उस स्टोलन प्रॉपर्टी को कोई रिसीव कर रहा है, उसको डिसऑनेस्टली कोई रिसीव कर रहा है या रिटेन कर रहा है, तो जो पर्सन ये काम कर रहा है उसको भी 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है। ओके, अब यहाँ पे डकैती यानी डकैती के द्वारा जो भी स्टोलन प्रॉपर्टी है, अगर उसको कोई डिसऑनेस्टली रिसीव कर रहा है, रिटेन कर रहा है, तो यहाँ पे उनको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। अब 4 में क्या बताया गया कि यहाँ पे कोई हैबिचुअली है रिसीव और डील्स विद प्रॉपर्टी। अगर कोई यहाँ पे पर्सन है जो कि उसकी हैबिट ही है, यही काम ही करता है। लाइक हमने एक मूवी देखी थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवी है, फिर हेरा फेरी, है ना। वो 150 रुपया देगा, तो वो 150 रुपया देगा, आई थिंक आपने देखी होगी पिक्चर। तो 150 रुपया देगा में वो जो जूता है वो चोरी करके लाया है ना। तो एक तरफ से वो स्टोलन प्रॉपर्टी ही है। और जो वहाँ पे वो जो मतलब सेठ है, आई थिंक उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसके दुकान में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो स्टोलन प्रॉपर्टी हैं, है ना। तो वो एक तरफ से हैबिचुअल हो गया है कि भाई तुम चोरी करके मेरे पास लाओ, मैं तुमको पैसे दूंगा और फिर मैं उसको ऊंचे दाम पे दूसरे को बेचूंगा। तो अगर ऐसे कोई भी पर्सन है, ठीक है, और वो भाई ऐसे हीनियस अपराधों से अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी चुरा के दिया जा रहा है, तो उनके लिए भी यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 साल तक की सज़ा दी हुई है। अब 5 में यहाँ पे वॉलंटरी असिस्ट यहाँ पे किया जा रहा है, कंसील किया जा रहा है, डिस्पोजिंग किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। यानी कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है ताकि वो पुलिस ऑफिसर तक ना जाए, किसी पब्लिक अथॉरिटी तक ना जाए, उसको असिस्ट किया जा रहा है, उसको चुराया मतलब रखा, संभाल के रखा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है। तो ये हो गया हमारा स्टोलन प्रॉपर्टी। और यहाँ हम ये जो चोरी, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, चीटिंग वाला जितना भी काम था, ये हम स्टोलन प्रॉपर्टी का यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम चीटिंग की। तो चीटिंग यहाँ पे 318 है, ये पहले हमारी चीटिंग 415 में दिया हुआ था, तो आई थिंक बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको आई विल ट्राई कि अब इसको बस एक क्लास में इसको कवर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, यानी हमने स्टोलन प्रॉपर्टी तक अपना कवर कर लिया है। तो आई होप कि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो। और इसके पहले मैंने अपना पूरा BNSS कवर कर लिया है, यानी भाई आज हम 318 पहुँचे हैं, तो जाहिर सी बात है 1 से लेकर 318 तक हमने अपने मतलब आई थिंक 13 के 14 क्लासेस हैं हमारी BNS की। आप वहाँ से जाके पूरी क्लासेस देख सकते हो, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही कीवर्ड के साथ बेरेट कैसे पढ़ना है, क्या कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जामिनेशन के लिए हमारा जो एक मेन फोकस होना चाहिए वो बेरेट पे होना चाहिए, है ना। क्योंकि बेरेट ही एक की है जो कि हमको हमारे एग्ज़ाम के पास लाती है। तो बेरेट को रटना बहुत ज़रूरी है एक तरफ से, और जाहिर सी बात है कि हम पूरा बेरेट तो नहीं रट सकते हैं। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम ध्यान रखेंगे, तो वही चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हों, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट हमेशा आपके लिए ओपन है। अगर आपको कोई चीज़ें पूछनी हो, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, या इस टॉपिक से हट के भी कोई चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हो, तो आप उसको भी उनसे मतलब कंसल्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसको बता पाऊँ। और इसके बाद हमारा BNSS स्टार्ट होगा। तो
आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। सो बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। और जल्दी हमारे सामने आई थिंक वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, अगर ये 3 साल का प्रैक्टिस थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो, थोड़ा सा डिसीज़न जल्दी आए, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और प्लीज़ मेरे क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको बहुत सारा थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू।